हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी कैंप। और आज हम रिज्यूम करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 साइंस, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम बात करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और कॉमन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये है वो सॉल्ट जो हम डेली अपनी सब्जियों में डालते हैं, डेली हम टेबल सॉल्ट की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन किया गया था ओशियन वाटर से। हमेशा आज भी वो वहीं से प्योरीफाई किया जाता है। और इसके लिए एक बहुत हिस्टोरिकल इंसिडेंट है जिसमें हम गांधी जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने दांडी मार्च किया था टू डिसओबे ब्रिटिश लॉज और ओशियन वाटर से सॉल्ट बनाया था बाय इवेपोरेशन। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, तो देखिए इसकी बहुत सारी यूजेस होती हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब इससे बाकी क्या चीजें बनती हैं? इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी यूजेस हम आगे पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। देन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम आप लोगों ने सुना है क्योंकि घर में इसको इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए। वॉशिंग सोडा एंड मेनी मोर कंपाउंड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट जब हम सोडियम क्लोराइड के बारे में और पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड से यानी बहुत सारे कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी सोडियम क्लोराइड से एक कंपाउंड बनता हुआ देखेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कोई नया कंपाउंड नहीं है आपकी नॉलेज में, यू नो इट। हमने जब एसिड बेसिस ये चैप्टर ही शुरू किया था, तो जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने खूब HCl, HNO3, H2SO4 इसके बारे में पढ़ा। और जब हम बेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके मुंह पे नाम आता है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन ये बेस बना कैसे? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि आप ब्राइन सॉल्यूशन लें। अब ब्राइन कहा तो आपको एक चीज समझनी है, ब्राइन इज नथिंग बट नमक का पानी। आपने नमक लिया, पानी में घोल दिया, दैट इज ब्राइन। तो इसीलिए हम ब्राइन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है? तो जब इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या हैं? क्लोरीन गैस जो कि एनोड पर बनता है, क्लोरीन गैस दैट इज फॉर्म्ड एट एनोड, हाइड्रोजन गैस दैट इज फॉर्म्ड एट कैथोड, एंड NaOH that is sodium hydroxide which is also formed at cathode. आई होप आप ये एनोड और कैथोड नहीं भूले होंगे। एनोड और कैथोड ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस्तेमाल किए जाते हैं। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसकी तरफ एनायंस मूव करते हैं, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसकी तरफ कैटायंस मूव करते हैं। और अगर हम बैटरी के कनेक्शन को बोले तो कैथोड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एनोड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो रिएक्शन है जिसमें कि हमने सोडियम क्लोराइड को यानी NaCl सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट किया, मतलब पानी का सॉल्यूशन था तो सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सॉल्यूशन हमने बनाया। पानी के साथ रिएक्ट करना मतलब पानी के साथ मिक्स करना, तो दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या बना? आपके पास 3 प्रोडक्ट्स आ गए। एक था NaOH, एक था H2 गैस और एक था Cl2 गैस। अब NaOH क्या है? एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली है ना। Cl2 क्लोरीन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस। अब इस
वजह से, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट इज एन एल्कली एज वेल एज क्लोरीन, तो हम इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। आई होप अब तो ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। हम क्लोर एल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं? उस प्रोसेस को जिसमें कि ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर एक एल्कली मिलता है, दैट इज NaOH, हाइड्रोजन गैस मिलती है एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस मिलती है एट एनोड। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जरा रिविजिट करते हैं कि एल्कलीज क्या होते हैं। एल्कलीज आर द बेसेस which are soluble in water, यानी the bases which can dissolve easily in water are known as alkalis। यानी all bases are not alkalis, यानी सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए all alkalis are not bases, but sorry, all bases are not alkalis, but all alkalis are bases, isn't it? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और सीबीएसई में आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस को लेकर। वो पूछते हैं व्हाट इज द कमर्शियल यूसेज ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी क्लोर एल्कली प्रोसेस का कमर्शियल यूज क्या है। अरे बहुत कमर्शियल यूज है इसका। ये जो 3 प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे वे में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप अगर ये हाइड्रोजन कहें तो हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल्स, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मार्गरीन। मार्गरीन पता है आपको क्या होता है? मार्गरीन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बटर, इट इज यूज्ड फॉर द स्प्रेड्स, सो इट इज यूज्ड फॉर मार्गरीन मेकिंग। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग या मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, और अमोनिया एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, जहाँ की फर्टिलाइजर्स बनते हैं उसमें अमोनिया डलता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हाइड्रोजन का यूज। क्लोरीन का यूज समझे तो क्लोरीन इज यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट, दैट इज इट इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर ट्रीटिंग वाटर। वाटर को जर्म फ्री करना है, बैक्टीरिया फ्री करना है, तो उसमें क्लोरीन ऐड होता है। इसीलिए क्लोरीन को स्विमिंग पूल्स में भी ऐड किया जाता है, क्योंकि वहां पे जो पानी होता है उसमें दैट इज वेरी ससेप्टेबल टू बैक्टीरियाज, मतलब बहुत आसानी से उसमें बैक्टीरियाज एंड जर्म्स होते हैं, क्योंकि कई लोग उसमें स्विम कर रहे होते हैं। तो स्विमिंग पूल्स के पानी को भी अगर हम डिसइंफेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्लोरीन टैबलेट्स को ही उसमें डाला जाता है। Chlorine is also used in making PVC. PVC is polyvinyl chloride, and this is a very good substance which is used to make drain pipes. तो ये रस्ट नहीं होता है और बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, तो इसके लिए इसको ड्रेन पाइप्स के लिए यूज किया जाता है। एंड डिसइंफेक्टेंट का हमने बात कर लिया। Chlorine is also used for the manufacturing of CFCs, that is chlorofluorocarbons, and of course chlorine is one of the important constituent of pesticides also. Pesticides वो केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए फार्मर्स अपने फील्ड में यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से हमने क्लोरीन के भी इंपॉर्टेंट यूजेस को समझ लिया। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के इंपॉर्टेंट यूज को समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए इसको यूज किया जाता है मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए, यानी मेटल्स पर अगर ग्रीजिंग हो गई है या मेटल ऑक्साइड की लेयर बन गई है जिसकी वजह से उसकी शाइन डल हो गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का यूज होता है। Sodium hydroxide is also used, since it is a base, so it is also used for the formation of soaps and detergents. तो सोपी होता है, आपको पता है कि बेस इज सोपी इन नेचर, तो इसीलिए सोप्स और डिटर्जेंट्स में भी यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं हम पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी और आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी। तो ये तो आपने देखे इंडिविजुअल यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स that are obtained in chlor-alkali process। ठीक है, तो ये उनके कमर्शियल यूसेज थे इंडिविजुअली।
लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, जैसे हाइड्रोजन गैस को अगर हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराएं तो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर क्लीनिंग स्टील, फॉर अमोनियम क्लोराइड, मेकिंग अमोनियम क्लोराइड. It is also used for making medicines and cosmetics. Similarly, अगर हम क्लोरीन गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है दैट हैज अ वेरी गुड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर ब्लीचिंग हाउसहोल्ड थिंग्स एंड ऑल्सो ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक. दैट मीन्स फैब्रिक इंडस्ट्री में भी इसको ब्लीचिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो आपने ये देखा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस विच इज नथिंग बट पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉमर्शियली. और भूलिएगा नहीं, ब्राइन इज नथिंग बट द aqueous solution of sodium chloride. Sodium chloride is nothing but the common salt. कॉमन सॉल्ट क्या होता है? हम जो रोज खाते हैं, दैट इज टेबल सॉल्ट, या हमारी सब्जियों में डलता है वही. तो देखिए एक कॉमन सॉल्ट जो कि ओशियन वाटर के इवेपोरेशन से मिलता है हमें, उससे बहुत कुछ बनता है और उससे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जो चीजें यूज होती हैं उससे मैन्युफैक्चर होती हैं. तो आगे बढ़ते हैं फर्दर और सॉल्ट्स की यूसेज को देखते हैं हम. नेक्स्ट, अब इसी सॉल्ट के बारे में जब हम क्लोर एल्कली प्रोसेस की बात की तो उससे जो प्रोडक्ट्स मिले उसका आगे यूज क्या क्या हुआ. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन्ड. ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले तो आप केमिकल फॉर्मूला जान लीजिए. ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट मीन्स CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है? इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस, ठीक है. और इस बेस को आई रिमेम्बर, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम. तो स्लेक्ड लाइम को जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये क्लोरीन गैस कहाँ से ऑब्टेन हुआ? हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से ऑब्टेन हुआ. तो जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है. एंड प्लस आपको वाटर भी मिलता है. तो इस तरीके से इफ यू सी, आपकी इक्वेशन की बैलेंस होनी चाहिए. तो विदाउट सीइंग दैट वेदर द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, आप आगे नहीं बढ़ेंगे. तो आप ये देख लीजिए, कैल्शियम दोनों तरफ एक एक एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम्स है, हाइड्रोजन 2 एटम्स है, एंड क्लोरीन भी 2 एटम्स है. परफेक्टली फाइन. ओके, मूविंग अहेड. अब जब आपने ब्लीचिंग पाउडर बना दिया है तो डेफिनेटली उसका कोई तो यूज होगा. अब यूज है तभी हमने बनाया है उसको. तो व्हाट आर इट्स यूजेस? ब्लीचिंग शब्द ही बता रहा है कि वो ब्लीचिंग के लिए काम आएगा. क्या ब्लीचिंग करेंगे? आप कॉटन टेक्सटाइल को ब्लीच कर सकते हैं, लिनन को, यानी इसका यूसेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो है ही है. कॉटन है, वूल है, लिनन है, इनको ब्लीच करके इनका ओरिजिनल डल कलर हटाकर जब वो व्हाइटिश फॉर्म देता है उस पर नया कलर चढ़ाया जाता है. ब्लीचिंग एक्चुअली पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, क्योंकि वुड जो ऑब्टेन होती है उसका जो पल्प है वो भी थोड़ा डर्टी फेडेड कलर होता है. लेकिन हमको पेपर कैसा चाहिए भाई? वुड पल्प इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर. और पेपर कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, तभी हम लिखते हैं. तभी लिखते क्या, मतलब हम यूज ही वैसा वाला पेपर करते हैं. तो इसलिए कॉमर्शियल यूसेज के लिए वुड पल्प को भी ब्लीच किया जाता है, और फॉर दैट पर्पस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का बहुत अच्छा फंक्शन है, यूसेज है. अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड is also used as an oxidizing agent. I hope you remember what are oxidizing agents.
Oxidizing agents are those agents due to which either there is addition of oxygen, यानी वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करने देते हैं। तो इस तरीके से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सके, और इस वजह से ये खुद रिड्यूस होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हमने रिडॉक्स रिएक्शन में काफी डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज आप चैप्टर 1 एक बार रिविजिट करें। कैम की ही हमने जो दूसरी वीडियोस डाली हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड, उसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी, wherein we are talking about the redox reactions. Okay. Again, the another usage of bleaching powder is as a disinfectant. Disinfectant again अभी मैंने आपको बताया था, disinfectant is a liquid or any substance which is used to kill bacteria and germs. तो बेसिकली जब हम डिसइंफेक्टिंग की बात करते हैं या डिसइंफेक्टेंट्स की बात करते हैं तो हम ये इसको यूज करते हैं पानी से बैक्टीरिया या जर्म्स को किल करने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर के हमने यूसेज भी देखे, उसकी फॉर्मेशन भी देखी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं टू सी मोर इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस, यानी उसके प्रोडक्ट्स से आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज बनती है, या और कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो हमारे लिए डेली डे टू डे लाइफ में बहुत ही अच्छी यूसेज रखते हैं। तो हियर इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड सॉल्ट विच इज नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अगर आप केमिकल नेम कहें तो इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से आई एम वेरी वेरी श्योर आपको याद आया होगा, क्लास 9th में भी हम इस पॉली एटॉमिक आयन को पढ़ चुके हैं, HCO3 नेगेटिव। दिस इज बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। सोडियम इज Na, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, HCO3 की भी वैलेंसी 1 होती है, दोनों ने मिलकर कंपाउंड बनाया दैट इज NaHCO3। तो दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। कई बार बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि बेकिंग सोडा का कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, क्या वो सोडियम बाइकार्बोनेट है या वो सोडियम कार्बोनेट है। तो बहुत इजी सा तरीका है इसको याद करने का। बेकिंग में बी आया, बी फॉर बेकिंग एंड बी फॉर बाई, तो आपको यहां से बड़े आराम से याद हो जाएगा बेकिंग में बाइकार्बोनेट। तो आगे से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। तो इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। हालांकि आगे जब हम बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट भी बनेगा थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि बेकिंग सोडा है बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाइकार्बोनेट। सो दैट इज हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा। अब इसकी प्रिपरेशन, मैंने आपको कहा था कॉमन सॉल्ट की बहुत सारी यूसेज है, तो इसमें देखिए कॉमन सॉल्ट NaCl व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 रिएक्टेंट्स आप जब साथ साथ मिलाते हैं तब आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वन इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, and another one is sodium bicarbonate, and sodium bicarbonate जब हमने कहा तो ये क्या है, this is baking soda, so this is sodium bicarbonate। तो ये इसकी प्रिपरेशन है, इसको आपको याद करनी पड़ेगी, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक बार लिख कर देखिए, 2 बार लिख कर देखिए, तीसरी बार में वो मेमोराइज हो जाएगा। आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ में आपको आ गया है कि सोडियम क्लोराइड के हम इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ के इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स बनाने में। तो NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड will give you ammonium chloride and sodium bicarbonate.
अब सोडियम बाइकार्बोनेट के भी यूजेस देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भी हम हीट करते हैं तो ये हीट किया तो व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन आपके प्रोडक्ट्स बने। कब बने? जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को थर्मल डीकॉम्पोजिशन किया। डोंट यू थिंक ये मैंने क्या बताया आपको, आखिरकार सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट किया है तो सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद कीजिए हमने जब चैप्टर 1 में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें एक रिएक्टेंट होता है और उसके लिए कोई भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, लाइक हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फोटो सनलाइट मतलब फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन जिसको कहते हैं हम, लाइट का प्रोविजन है। तो उसकी वजह से वो कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट या डिफरेंट कंपाउंड्स में टूट जाता है। तो इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग, तो हीटिंग थर्मल डीकॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट किया, तो ऑन हीटिंग इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी यूसेज और पढ़ें, ये तो हीटिंग में इसका प्रॉपर्टी है। तो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब ये यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज डिफरेंट फ्रॉम सोडियम दिस बेकिंग पाउडर। आई मीन बेकिंग पाउडर डिफरेंट चीज है, बेकिंग सोडा डिफरेंट चीज है। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आफ्टर ऑल वो कौन सा सॉल्ट है जो कि पकौड़ास को क्रिस्पी बनाता है, तो वो है आपका बेकिंग सोडा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा सॉल्ट है, वो कौन सा केमिकल है जो कि केक्स एंड ब्रेड्स में यूज होता है फॉर बेकिंग देम, तो वहां यूज होता है बेकिंग पाउडर। इसको भी समझते हैं, बेकिंग पाउडर आखिर बना कैसे? बेकिंग पाउडर ऐसे बना कि जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा में कोई भी एसिड, माइल्ड एसिड बोले तो टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन्हीं को हम माइल्ड एसिड कहते हैं, यानी हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एडिबल होते हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको यूज करते हैं, रिएक्ट कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो H पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने? देखिए क्लास 10th में ना यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लर्न टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला या सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला। बस इतना याद रखिए कि एसिड है तो H पॉजिटिव आयन देगा। अब H पॉजिटिव आयन मैंने यहाँ पे दिखा दिया, यानी अगर NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव आयन से, तो दैट मीन्स वो H पॉजिटिव आयन आया कहां से? वो एसिड से आया है। अब वो एसिड हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इट इज अ माइल्ड एडिबल एसिड दैट कैन बी टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो NaHCO3 और H पॉजिटिव आयन जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास आता है, इसका जो प्रोडक्ट आता है ना, उसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, वाटर लिबरेट होता है और सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ यूज्ड एसिड। यूज्ड एसिड मतलब आपने जो भी एसिड यूज किया, अगर टार्टरिक एसिड यूज किया है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, अगर सिट्रिक एसिड यूज किया है तो दैट विल बी सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड है ना, ये आपका बेकिंग पाउडर है। ठीक है,
या आप बेसिकली ये जो मिक्सचर है ना, ये ही आगे जाके आपका, इसी को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ही है इसका। और इस पूरे रिएक्शन में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, इस कार्बन और डाइऑक्साइड से वो ब्रेड या केक फ्लफी बन रहा है। सो दैट इज व्हाई बेकिंग पाउडर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द बेकिंग ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बना? बेकिंग सोडा में जब हमने कोई भी एडिबल एसिड मिलाया तो वो जो मिक्सचर है उसी को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। हालांकि उस मिक्सचर से जो रिएक्शन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है, वाटर को लिबरेट करता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड देता है। इसी से आपके जो केक्स एंड ब्रेड्स हैं वो फ्लफी बनते हैं एंड दैट इज राइट, इट इज यूज्ड फॉर द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर मेमोराइज रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आती है। ये आपके यूजेस कंटिन्यू कर रखे हैं मैंने। ये है केक becomes soft and spongy because baking powder when mixed in water or heated the following reaction takes place. This is what I have told you. ये जो मिक्सचर है बेसिकली ये ही आपका बेकिंग पाउडर बन गया और इस बेकिंग पाउडर को ही जब हम या तो पानी में मिलाएं या हीट कर दें तो क्या बनेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग केक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो इसलिए आप इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है आपका कि अगर पकौड़ास क्रिस्पी बनाने हैं तो कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे? तो उसमें आप कहोगे उसमें वी यूज बेकिंग सोडा। और अगर ब्रेड्स एंड केक्स बनाने हैं फिर क्या यूज करेंगे? तब आप बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। किसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर? देन अगेन थिंक ऑफ इट, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। फाइन। एंटासिड की तरह भी यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को, ठीक है। इनो इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड। आई होप यू रिमेम्बर एंटासिड क्या होता है। एंटासिड इज अ सब्सटेंस विच रिलीज अस फ्रॉम दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिडिटी, यानी एसिडिटी से जो जलन का एहसास होता है उसको शांत करती है एंटासिड। और मैंने आपको एंटासिड का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया था, कॉमन एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Chemically it is magnesium hydroxide. Okay, baking soda is also used in fire extinguishers. जो सोडा एसिड फायर extinguishers होते हैं इसीलिए हम उसको सोडा एसिड बोलते हैं। सोडा इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। और फायर एक्सटिंग्विशर्स में ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये उस पूरे कंटेनर में होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर का आप रेड कलर का सिलेंडर देखते हैं, उसके अंदर कंटेनर में बेकिंग सोडा होता है और उसी कंटेनर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि H2SO4 भरा होता है। तो आपने देखा होगा जब भी फायर लगती है कहीं पे और फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है तो उसको इस तरीके से हिलाया जाता है। हिलाने से क्या होता है, वो जो ट्यूब अंदर जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड अंदर ही अंदर उसमें से स्पिल आउट होती है और ये बेकिंग सोडा के साथ जो कि उस ट्यूब के बाहर सराउंडिंग में भर रखा है वो पाउडर, तो उस बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और मुझे पक्का पता है कि आप ये बात नहीं भूले होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली अ फायर एक्सटिंग्विशर। उससे फायर बुझती है। जैसे ऑक्सीजन इज अ गैस विच प्रमोट्स फायर, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस विच डिमिनिशेस फायर और एक्सटिंग्विशेस फायर। ठीक है, तो ये आपके यूजेस हो गए बेकिंग सोडा के। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, ये सॉल्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड इट्स यूसेज।
वॉशिंग सोडा अगर बात करें इसका, अगेन देखिए कोई भी ये आपका केमिकल सॉल्ट है या कोई भी कंपाउंड है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि दिस चैप्टर आल्सो डील्स विद इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, और इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में हम उसका केमिकल फॉर्मूला याद रखेंगे, उसकी प्रिपरेशन याद रखेंगे और उसकी यूजेस याद रखेंगे। ओके, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। अब ये ऐसा क्यों है, ये बस मैं अभी 2-3 मिनट्स बाद ये भी बताऊंगी। दिस इज फॉर द टाइमिंग ये समझिए कि वॉशिंग सोडा इज नथिंग बट सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। वैसे इन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को जो हमने यहाँ अटैच करके ये फॉर्मूला लिखा है, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? थोड़ा टाइम दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड्स में वही समझाऊंगी आपको। एंड यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करते हैं। वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं सोडियम कार्बोनेट के रीक्रिस्टलाइजेशन से। पहले समझते हैं कि रीक्रिस्टलाइजेशन करना क्यों पड़ा। आप देखिए, हमने अभी पिछली स्लाइड में, आई एम गोइंग बैक टू दिस स्लाइड, अगर आप ये देखें कि जब हमने NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया था तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिला था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट तो हीट करके वाटर लूज किया और सोडियम कार्बोनेट बना दिया। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करने का मतलब होता है कि सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्ट करा दीजिए, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया था तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल गए थे हीट करने पर। तो अब क्या कर रहे हैं, हम फिर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज Na2CO3, और यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं, डॉट 10H2O। 10H2O मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो इसको हम कहेंगे वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सीमेंट, सोप एंड बोरॉक्स। ठीक है, ग्लास जो कांच होता है, सीमेंट के फॉर्मेशन में भी यूज होता है इसका, सोप की फॉर्मेशन में यूज होता है, बोरेक्स होता है एक सोडियम कंपाउंड, इसकी फॉर्मेशन में भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। आपको पता है ये जो आप घर में ग्लासेस को क्लीन करने के लिए कॉलिन स्प्रे करते हैं, उस कॉलिन स्प्रे में भी वॉशिंग सोडा है, क्योंकि उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो क्लीन कर सकता है। इट कैन रिमूव ग्रीस के दाग या कोई भी चिकना हाथ जैसे लग जाता है हमारा ग्लास पर, उसको रिमूव करता है बड़े आराम से और अच्छे से वो ट्रांसपेरेंट लुक दे देता है। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको याद होगा जब हम हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, दिस इज ड्यू टू कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयंस इन वाटर। और इस वाटर को ना हम यूज नहीं कर पाते, जैसे कि ओशियन वाटर है। ओशियन वाटर को हम अपने घर के कामकाज में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हाईली सिलाइन होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वो परमानेंटली हार्ड वाटर है। तो हार्ड वाटर से ना तो कपड़े धुल सकते हैं ना बर्तन धुल सकते हैं, क्योंकि उसमें जब हम सोप या डिटर्जेंट्स डालते हैं तो वो एक्ट नहीं कर पाता और वो मिसल फॉर्मेशन नहीं करता, जिसकी वजह से वो क्लीनिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। तो इसलिए वॉशिंग सोडा का ये इस्तेमाल किया जाता है कि इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिमूविंग दिस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसलिए दिस इज also used for the this particular important purpose. Okay, अभी मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको
अभी इसके बारे में बता रही थी, वॉशिंग सोडा के बारे में, और मैंने आपसे ये बोला था कि आपको बताऊंगी कि जब हम वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिख रहे हैं Na2CO3 और यहाँ पे लिखते हैं फिर डॉट 10H2O, तो ये 10H2O क्या है? ये 10H2O को हम एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हम ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। इसको थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्यों यूज हुआ? क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम सॉल्ट्स की बात करते हैं ना, सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट हो, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जैसे आप घर का ही टेबल सॉल्ट छूकर देखो, वो बिल्कुल प्योर पाउडर फॉर्म में नहीं है। अगर आप उसको हाथ में लेंगे वो दरदरा है, दरदरा मतलब कुछ क्रिस्टल्स हैं वो। उसी तरीके से सिर्फ मैं टेबल सॉल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप रॉक सॉल्ट लो, काला नमक, सेंधा नमक, ठीक है, या लेबोरेटरी में भी आपको ये चांस मिलता है टू सी सॉल्ट्स, तो वो भी ना बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होते, वो टेल्कम पाउडर की तरह पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होते, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो इन क्रिस्टल्स में ना हम देखते हैं, एक तो पहली बात समझे कि जब भी हम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो क्रिस्टल्स को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना कह के फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। जब भी हम उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालते हैं तो हम निकालते उसी तरीके से, लेकिन हम उसको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे अगर मैंने NaCl लिया तो NaCl इज वन फॉर्मूला यूनिट। बहुत सारे NaCl मिलकर वो एक क्रिस्टल बना रहे हैं, लेकिन उस क्रिस्टल में जो एक फॉर्मूला यूनिट है उसका फॉर्मूला इज NaCl। तो इसीलिए हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। अब फिक्स्ड नंबर क्यों कह रहे हैं? जैसे अभी अभी आपने देखा कि Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके साथ 10 नहीं है। ये फिक्स्ड नंबर होते हैं। एंड फिक्स्ड क्यों होते हैं? क्योंकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अपने साथ होल्ड कर सकते हैं, जबकि सोडियम कार्बोनेट अपने साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। तो इट इज स्पेसिफिक फ्रॉम सॉल्ट टू सॉल्ट, सॉल्ट के हिसाब से है, वो सबका अपना अपना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है और सब में अपने अपने हिसाब से स्पेसेस हैं जहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको अब आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर हम ये बात कहते हैं आर दी क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, तो बेसिकली नो, crystals of salts, they are not absolutely dry, they do contain certain fixed number of water molecules and these are known as water of crystallization. And this is not necessary कि सभी salts के साथ ये water of crystallization हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। आपने अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखे होंगे ना, वो बड़े प्यारे ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। क्यों है पता है आपको? ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये देखिए ना ब्लू कलर के, ये आपको क्रिस्टल्स कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब इसी कॉपर सल्फेट यानी जिसमें कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, देखिए जब भी हम कहते हैं ना कि किसी सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस सॉल्ट को, जैसे कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर है, इसको हीट करें ना, तो हीट करने से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल विल वेपराइज अप। तो यानी अब कॉपर सल्फेट में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो अब आप कॉपर सल्फेट का व्हाइट कलर देखेंगे, है ना। कितना मजे की बात की,
वाटर जैसे ही रिमूव हुआ तो कॉपर सल्फेट व्हाइट टर्न हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही कॉपर सल्फेट ने वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए तो वो फिर से ब्लू टर्न हो गया। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर टू डिफरेंट सॉल्ट्स। और ये कोई जरूरी नहीं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सारे सॉल्ट्स के साथ होगा, ये कुछ ही सॉल्ट्स के साथ होता है। द सॉल्ट्स विच कैन इजीली अकोमोडेट दोज वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही एक और हम जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक और सॉल्ट की बात करते हैं, एक और कंपाउंड की बात करते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पता है आपको क्यों नाम रखा गया? एक्चुअली पेरिस में बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां बनती हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड से। पहले वहीं बनती थी, स्टार्टिंग वहीं से हुई, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया, POP। आजकल तो सभी घरों में इस्तेमाल होता है। हमारे घरों के सीलिंग में या कहीं दीवारों पर डिजाइन देने हैं तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बड़े आराम से डिजाइन बनकर फिर उसके बाद वो हार्ड हो जाता है और उसके बाद उस पर व्हाइट वॉश हो जाता है या कलरफुल वे में उसको डेकोरेट कर देते हैं। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो यानी कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4, राइट। हेमी मतलब आधा, तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल। बेसिकली क्या होता है, हम लोग दिखा तो देते हैं कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन इन जनरल क्या होता है प्रैक्टिकली कि 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट आर अटैच्ड to 1 molecule of water। तो यानी 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू 1 molecule of water का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला यूनिट के साथ आधा पानी का मॉलिक्यूल अटैच्ड है और उस मॉलिक्यूल को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो क्योंकि आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इट्स नॉट फीजिबल ना, तो इसलिए हम लोग कैल्शियम सल्फेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट के ब्रैकेट के बाहर 2 मॉलिक्यूल्स दिखाया है, दैट रिप्रेजेंट्स दैट देयर आर 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड दे आर अटैच्ड विद 1 molecule of water। अब क्या होता है कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल दें ना ऑन मिक्सिंग विद वाटर, तो इट बिकम्स हार्ड सॉलिड, और उस हार्ड सॉलिड को ही हम जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं, मतलब वाटर मिलाते हैं, तो हमें जिप्सम मिलता है। और जिप्सम का भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड दैट इज कैल्शियम सल्फेट, बट इट कंटेन्स 2 molecules ऑफ वाटर। यानी कैल्शियम सल्फेट में अगर 2 molecules ऑफ वाटर हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, तो वो कंपाउंड इज जिप्सम। लेकिन अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जिप्सम में, तो पानी मिला दीजिए। बैलेंस करने के लिए इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी? अगर आपके पास POP में आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो उसमें 1.5 molecule ऑफ वाटर और मिलाइए, उससे 2 molecule ऑफ वाटर जिप्सम में हो जाएगा। यानी हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1.5 molecule ऑफ वाटर, यानी आधे में जब आपने 1.5 मिलाया तो आपके पास 2 molecules ऑफ वाटर बन गया, 2 बन गया आपके पास। तो इस तरीके से आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट gets converted into calcium sulfate dihydrate, which is nothing but gypsum। यानी POP plus water will give you gypsum। So
जिप्सम का यूसेज, मतलब बेसिकली जब हम ये पीओपी से कोई भी मूर्ति या कोई टॉय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पानी मिला के उसको सॉफ्ट करके क्ले की तरह बना रहे होते हैं, और जैसे जैसे वो पानी अपनी जगह बना लेते हैं और वो सूखना शुरू होता है तो वो हार्ड हो जाता है और वो जिप्सम होता है। तो पीओपी को हम क्या क्या यूज करते हैं, पीओपी का यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, देन इन मेकिंग स्मूथ सरफेसेस, जैसे कि टीथ का स्मूथ सरफेस, ये आपका ये डमी दिखा रखा है तो इसको भी हम पीओपी से बना लेते हैं। फॉर इमोबिलाइजिंग ब्रोकन बोन, यानी प्लास्टर चढ़ता है जब हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट गई तो उस हड्डी को फिक्स करने के लिए जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर कुछ और नहीं बल्कि आपका पीओपी ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और उसको पानी के साथ फिक्स करते जाते हैं, तो पानी के साथ जब वो मिक्स करते हैं और फिक्स करते हैं तो वो हार्ड होता जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो अपना शेप लेकर पैर को सपोर्ट देता है कि उसमें अंदर हड्डी ना हिले और धीरे धीरे वो हड्डी अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाए। तो विद दिस इफ यू सी चिल्ड्रेन, हमने ये चैप्टर बहुत ही आसानी से खत्म कर लिया है। बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स मैंने एक एक करके क्लियर किए हैं। कहीं भी डाउट होता है तो रिविजिट कीजिए अपने पेजेस को वापस और पढ़िए और सुनिए, लेकिन आप सतर्क रहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजें जो आती हैं वो मैंने अपनी पूरी वीडियो में बताई हैं। अब बिफोर यू लीव माय क्लास आई वुड लाइक टू गो थ्रू दीज असाइनमेंट क्वेश्चंस। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड दिस बिकम्स असाइनमेंट फॉर यू, एक होमवर्क हो गया मेरी तरफ से आपको। हाँ, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जहां जहां आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करें, सारे आंसर्स मेरी वीडियो में लिखे हुए और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही हम आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप with the NCERT questions of the same chapter और हम NCERT के एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी घबराहट ना हो एग्जाम्स देने में। Till then, goodbye and stay connected. Thank you.